एक 17 साल का लड़का अपनी बीमार माँ के ट्रीटमेंट के लिए सेव किए हुए 16 लाख रुपए पबजी में उड़ा देता है। और ऐसी कहानी सिर्फ एक टीनेजर की नहीं है। अभी कुछ दिन पहले कोलकाता में रहने वाले 23 साल के लड़के ने ब्रिज से सुसाइड करने की कोशिश की, क्योंकि उसने अपने 30 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके गवा दिए, जो उसने लोन लेकर अपनी चीजें गिरवी रखकर अरेंज किए थे। और ऐसा एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे केसेस में पिछले कुछ सालों में हमारे सामने आ रहा है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर इंडिया की आधी पॉपुलेशन यानी 70 करोड़ लोग 25 साल के आसपास की एज के हैं, जिन्हें लेकर हम इंडिया को एक सुपर पावर बनाने का सपना देख रहे हैं, वही हमारी यंग पॉपुलेशन पैसे के मामले में बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है। बट इससे पहले कि हम ये जाने कि हमारी यंग जनरेशन क्यों और कैसे पैसे गंवा रही है, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कैसे ओल्डर जनरेशन यानी कि हमारे माँ बाप, दादा दादी जी एक्सेट्रा पैसों के मामले में हमसे बेटर कैसे थे। 6 साल पहले 2017 में 84 साल के इस आदमी ने 1 करोड़ रुपए इंडियन आर्मी को डोनेट कर दी। और ये कोई मिलियनेयर या बिलियनर आदमी नहीं था, ये एक नॉर्मल से बैंक में क्लर्क थे जो कि कई सालों पहले ही नौकरी से रिटायर हो चुके थे। एंड ऑलमोस्ट सरप्राइजिंग बात तो ये है कि इतने सारे पैसे इन्होंने किसी लॉटरी में नहीं जीते, बल्कि कई सालों से वो अपने पैसे सेव कर रहे थे और अपने पैसों को वो रेगुलरली इन्वेस्ट भी कर रहे थे। यही एग्जाम्पल है हमारी ओल्डर जनरेशन का, जिनकी सोच भले ही सिंपल या पुरानी हो, बट पैसे सेव करने में ये हमारी यंग जनरेशन को आज भी बीट कर सकते हैं। कुछ इसी तरह शरद नाम के इस आदमी ने 1968 में सिर्फ 17 रुपए का MRF का शेयर खरीदा था। इसके साथ ही वो तब से लेकर आज तक शेयर मार्केट में रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड माइंड ब्लोइंग बात यह है कि आज सेम MRF शेयर की कीमत 17 रुपए से बढ़कर ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए की हो गई। इन दोनों इंसिडेंट्स के पीछे हमारे ओल्डर जनरेशन की 2 सिंपल बट यूनिक क्वालिटीज छिपी है, रेगुलर सेविंग और इसके साथ ही रिटायरमेंट की प्लानिंग। बट आज ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 2022 में की गई मैक्स लाइफ एंड IRIS की एक स्टडी बताती है कि 59% इंडियंस का मानना है कि उनके पास जितने भी पैसे सेविंग्स में हैं, वो उनकी रिटायरमेंट से पहले ही खत्म हो जाएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है, इसे देखो। ये दिखा रहा है कि ओल्डर और यंगर जनरेशन में से कितने परसेंटेज लोग FD, इक्विटी और लाइफ इंश्योरेंस जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि जनरेशन X यानी ओल्डर जनरेशन के मुकाबले ओल्डर और यंगर मिलेनियल्स के नंबर्स काफी कम हैं और उनके पास रिटायरमेंट के बाद खर्च करने के लिए कोई पैसे होंगे ही नहीं। अब अगर आपसे अभी पूछा जाए कि पिछले 1 महीने में आपने कितने रुपए खर्च किए हैं और किन किन चीजों पर खर्च किए हैं, तो इसका एक्यूरेट हिसाब हमसे शायद ही कोई दे पाएगा। बट हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी। हमें से कई लोगों ने अपने पेरेंट्स को घर का बजट बनाते हुए देखा होगा। इस बजट में वो खाने पीने से लेकर घूमने फिरने के लिए मतलब महीने के हर एक खर्च के लिए एक फिक्स्ड बजट सेट कर लेते थे और अपना सारा खर्चा इसी बजट के अकॉर्डिंग ही करते थे। ये इसलिए पॉसिबल था क्योंकि वो अपनी स्पेंडिंग को हमेशा ट्रैक करते थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा नोटिस करता हूँ कि मेरे डैड मोबाइल फोन्स और इंटरनेट एप्लीकेशन के जमाने में भी रेगुलरली बैंक जाकर अपना पासबुक अपडेट करते हैं। और ध्यान से सोचने पर मैंने रियलाइज किया कि वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी कमाई और खर्चों को रेगुलरली ट्रैक कर पाए। आज की जनरेशन में ये क्वालिटी मिसिंग है। आज हमारे देश में 3000 से भी ज्यादा फॉरेन कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ बेचती हैं। बट क्या आपको पता है कि 1970s में नए गवर्नमेंट रूल्स के कारण 54 फॉरेन कंपनीज इंडिया से बाहर निकलने के बारे में सोच रही थी और कोका कोला तो कुछ साल के लिए इंडिया छोड़कर चली भी गई थी। वैसे ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आज जहाँ सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर कार्स तक को खरीदने के लिए हमारे पास कई कंपनीज के ऑप्शंस होते हैं, वहीं 30 या 40 साल पहले सिचुएशन बहुत अलग थी। फॉर एग्जाम्पल, 1970s में इंडिया में हर साल ऑन एन एवरेज सिर्फ 32,000 गाड़ियां बिकती थी और इससे ज्यादा कार तो आज के 1 महीने में ही बिक जाती है। लास्ट ईयर ही इंडिया में ऑलमोस्ट 38 लाख गाड़ियां बिकी। मेन पॉइंट ये है कि ओल्डर जनरेशन की लाइफ हमसे अलग थी। उनके पास चीजें खरीदने के लिए ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड थे और ये ऐसा टाइम था जब लोग सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करते थे और फालतू की चीजें खरीदने से बचते थे। ज्यादातर लोगों का एम खुद का एक घर खरीदने तक ही लिमिटेड होता था और इसलिए उनके पास पैसे भी ज्यादा बचते थे। इसके साथ ही ओल्डर जनरेशंस सिर्फ खुद के लिए बड़ी एक्सपेक्टेशंस और सपने देखने के बजाय अपनी फैमिली पर फोकस करती थी। 1991 का सेंसस बताता है कि कैसे ओल्डर जनरेशन के इंडियंस ज्यादातर ज्वाइंट फैमिलीज में रहा करते थे। इसके 2 फायदे थे। 1, साथ रहने से उनके काफी खर्चे बच जाते थे क्योंकि सभी लोग मिलके कॉमन चीजें यूज करते थे जिससे काफी खर्चे बच जाते थे। 2, इमरजेंसी में परिवार के लोग एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते थे। बट अगर हम
ये दोनों एक मैरिड कपल हैं और इंजीनियर्स भी हैं जो बैंगलोर में रहते हैं और हर महीने ऑलमोस्ट 1,35,000 रुपए अर्न करते हैं। बट इसके बाद भी मंथ के एंड तक आते आते इनके पास एक पैसा नहीं बचता। यहाँ तक तो ठीक है, बट शॉकिंग बात तो ये है कि इन दोनों को ये भी नहीं पता कि इनकी सैलरी हर महीने पूरी तरह खत्म कैसे हो जाती है। यही तो प्रॉब्लम है कि कुछ भी नहीं बच रहा है। इट्स अ मिस्ट्री कि कहाँ पैसे जा रहे हैं, वो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा सिर्फ इस कपल के साथ नहीं हो रहा है। आज की यंग जनरेशन अपने एक्सपेंसेस यानी खर्चे ट्रैक ही नहीं करती है और हम में से शायद कुछ ही लोग होंगे जो खर्चे मैनेज करने के लिए मंथली बजट बनाते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 80% इंडियन एम्प्लॉइज महीना खत्म होने से पहले ही अपनी सैलरी खत्म कर चुके होते हैं और इनमें से 34% ऐसे लोग हैं जो 15 तारीख आने से पहले ही अपनी सैलरी खर्च कर चुके होते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल सुनिए। बैंगलोर में रहने वाली इस फैमिली को अपना रेंटेड फ्लैट छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके लैंडलॉर्ड ने अचानक से उनका रेंट 27,000 रुपए पर महीने से 45,000 रुपए कर दिया, यानी ऑल ऑफ अ सडन 18,000 रुपीज का इंक्रीज। इनका ऐसा हाल में होने का एक बड़ा रीजन है आज की कॉस्ट ऑफ लिविंग। जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है वैसे वैसे इंडियन सिटीज और टाउन्स में रहने की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, जिसे मैनेज करना काफी मुश्किल है। और ये तो हम सब लोगों को डायरेक्टली पता है कि इंडिया में कंपटीशन कितना ज्यादा है और ऊपर से अपॉर्चुनिटीज उतनी ही कम है। अब हम ये तो कह सकते हैं कि चलो जॉब ना मिलना या फिर कॉस्ट ऑफ इंक्रीज होना वो हमारे हाथ में नहीं है, बट कुछ खर्चे हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, बट फिर भी हमारी यंग जनरेशन इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जैसे कि इंडियंस आज सिर्फ घर और कार खरीदने के लिए ही लोन नहीं लेते, बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी घूमने के लिए लोन ले रहे हैं। मतलब होम और कार लोन से तो हमें पता था, बट अब तो ट्रैवल लोन्स भी पॉपुलर हो गए हैं। इनकी डिमांड हर साल 20 से 25% तक इंक्रीज हो रही है और ये सिर्फ ट्रैवलिंग तक लिमिटेड नहीं है। आज हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और ये डायरेक्टली हमारे खर्चे इंक्रीज कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया पर हम दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी लोगों ने कभी ना कभी सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स या किसी सेलिब्रिटी को कुछ ना कुछ खरीदते हुए देखा होगा और फिर हमारा भी मन किया होगा कि क्यों ना मैं भी इसके साथ टी शर्ट खरीद लूं या फिर ये शू खरीद लूं। इसे फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं और हम किसी भी एस्पेक्ट में अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स या फ्रेंड्स से पीछे नहीं रहना चाहते और शायद इसलिए 2015 में यंग इंडियंस ने $2 बिलियन सिर्फ डायमंड ज्वेलरी में खरीदने पर खर्च कर दिए। और आज डायमंड ज्वेलरी के सबसे बड़े बायर्स इंडिया की यंग जनरेशन ही है और ऐसे लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे आजकल इंडियंस को आईफोन खरीदने का और उसे शो ऑफ करने का इतना शौक है कि इंडिया में 70% आईफोन तो ईएमआई पर खरीदे गए हैं और ईएमआई पर चीजें खरीदना तो इतना आसान हो गया है कि अगर घर बैठे अपनी पसंद की ऑलमोस्ट कोई भी चीज हमें खरीदनी है वो हम ईएमआई देकर खरीद सकते हैं। और ये एक और रीजन है हमारी यंग जनरेशन के गरीब होने का। ट्रांस यूनियन सिबिल के डेटा के अकॉर्डिंग आज इंडिया में लोन्स लेने के लिए सबसे ज्यादा इंक्वायरीज ओल्ड एडल्ट्स की नहीं बल्कि 18 से 30 साल की एज के यंगस्टर्स की आती है और इनमें से ज्यादातर यंगस्टर्स ये लोन कोई अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए नहीं ले रहे बल्कि वो इसका इस्तेमाल अपनी लाइफस्टाइल को और सोसाइटी में अपना सो कॉल्ड स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए लेते हैं। हमें से कई लोगों ने मॉल्स या स्टोर्स में क्रेडिट कार्ड ऑफर करने वाले सेल्समैन तो जरूर देखे होंगे और अगर आज की जनरेशन को अपनी पसंद की चीज खरीदने के लिए लोन ना मिले तो उनके पास इससे भी आसान ऑप्शन है जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स एंड बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशंस जो हमें बिना किसी कोलैटरल के कभी भी कहीं भी पैसे दे देती है। शुरू में तो ये बहुत ही सिंपल लगता है बट इसका इंटरेस्ट रेट इतना हाई होता है कि कई लोग पैसे वापस दे ही नहीं पाते और इसीलिए इसे रीपे करने के लिए कहीं और से लोन लेने लगते हैं, यानी वो एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। आरबीआई के अकॉर्डिंग 3800 करोड़ रुपए के क्रेडिट कार्ड लोन्स आज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन चुके हैं, यानी लोगों ने क्रेडिट कार्ड से पैसे तो ले लिए बट वो इसे बैंक को वापस दे ही नहीं पा रहे हैं। इस सर्वे के अकॉर्डिंग आज 57% इंडियंस के बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए से भी कम पैसे हैं। जस्ट इमेजिन कि हमारी आधी पॉपुलेशन की बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आज की यंग जनरेशन पैसे नहीं कमाती है, बेसिकली ये लोग जितने पैसे कमाते हैं ऑलमोस्ट उतने ही पैसे या फिर उससे भी ज्यादा पैसे ये खर्च कर देते हैं। सेबी की एक रिपोर्ट कहती है कि आज सिर्फ 27% इंडियंस ही फाइनेंशियली लिटरेट हैं, यानी पैसों के बारे में उन्हें कुछ पता है। ये सारी चीजें जानकर मुझे तो लगता था कि हमारे पेरेंट्स के पास भले ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी बट वो फाइनेंशियली हमसे काफी समझदार थे क्योंकि वो यूजलेस खर्चों पर फोकस करने के बजाय अपने फ्यूचर के बारे में सोचते थे और किसी भी इमरजेंसी के लिए रेडी थे। और ऊपर से आज के मिलेनियल्स यानी 1990 में बॉर्न हुए लोगों की प्रायोरिटी सेटल होना और फ्यूचर की प्लानिंग करना नहीं है और शायद इसीलिए आज 75% इंडियंस के पास कोई इमरजेंसी फंड भी नहीं है। इतना ही नहीं, शहरों में रहने वाले 80% लोगों के पास तो कोई रिटायरमेंट प्लान भी नहीं। अब हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इनकी लाइफ में अचानक से कोई भी इमरजेंसी आ गई
या फिर इनकी नौकरी चली गई तो इनका हाल क्या होगा। हम में से कई यंग इंडियंस अब तक इस वीडियो को देखकर थोड़े शॉक्ड हो गए होंगे और शायद सोच रहे होंगे कि इस सोल्यूशन से निकले कैसे। तो देखिए, इसके सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है और इसके लिए हमें कोई रॉकेट साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। सोल्यूशन 1, आज की यंग जनरेशन की ऐसी ओवर स्पेंडिंग वाली लाइफस्टाइल का मेन रीजन है सोशल मीडिया एडिक्शन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने टाइम की वैल्यू बताते हुए अपने एक ऐसे में लिखा है, टाइम इज मनी। बट आज एक एवरेज इंडियन रोज 7 घंटे से भी ज्यादा समय अपने फोन यूज करने में वेस्ट करता है और ना जाने कितने ही रुपए हम ऑनलाइन शॉपिंग में वेस्ट कर देते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, सोशल मीडिया डिटॉक्स। यानी अगर हम अपने स्मार्टफोन और सोशल मीडिया को कम से कम यूज करें तो हम इससे ना तो ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे और ना ही हम ऑनलाइन शॉपिंग पर बेकार के पैसे वेस्ट करेंगे। और शायद इसलिए वॉरेन बफेट भी एप्पल के शेयर्स तो ओन करते हैं, बट ना तो वो एप्पल का आईफोन यूज करते हैं और ना ही वो कोई दूसरा स्मार्टफोन भी चलाते हैं। इनफैक्ट अपने काम के लिए वो एक सिंपल सा नोकिया का फ्लिप फोन यूज करते हैं। वैसे हमने रिसेंटली ही सोशल मीडिया डिटॉक्स पर एक वीडियो बनाई थी जिसे आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द सोल्यूशन, इसके साथ ही अगर हम डिजिटल पेमेंट्स की जगह फिजिकल पेमेंट यानी कैश को प्रायोरिटी दें तो हम अपने कुछ पैसे बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम यूपीआई या फिर डिजिटल वॉलेट से पेमेंट करते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा ही इजी हो जाता है। यहाँ तक कि हमें फील भी नहीं होता कि हमने पैसे स्पेंड किए हैं। ऐसा इसलिए है कि जब असली के नोट हमारी जेब से जाते हैं तो हमें दुख होता है, जबकि अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हमें लगता है ये गेम की तरह है। इसलिए अगर हम डिजिटल पेमेंट की जगह कैश यूज करेंगे तो हमें हर बार पेमेंट देते हुए लगेगा, अरे यार मेरे पर्स से तो नोट खर्च हो रहे हैं, मुझे थोड़े बहुत पैसे बचा लेने चाहिए। इससे हमारी स्पेंडिंग हैबिट बहुत इंप्रूव हो जाएगी। सोल्यूशन 2, एक बार अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने वॉरेन बफेट से पूछा, आप तो दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में से एक हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल है, तो फिर लोग इस इजी स्ट्रैटेजी को कॉपी करके अमीर क्यों नहीं बन जाते। इसका आंसर देते हुए वॉरेन बफेट ने कहा कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि नो वन वांट्स टू गेट रिच स्लोली। मतलब सब वॉरेन बफेट की तरह अमीर तो बनना चाहते हैं, बट कोई उनकी तरह रेगुलर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का पेशेंस नहीं रखता। ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम में से कई लोग अपनी लाइफस्टाइल बेटर करने के लिए और ज्यादा पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं। एंड जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, कई लोग इस शॉर्टकट के चक्कर में क्रिप्टो करेंसी या लोन में फंसकर अपने सारे पैसे डुबा देते हैं। इसीलिए या तो हम इन शॉर्टकट्स को छोड़ सकते हैं या फिर बहुत ही लिमिटेड वे में इन शॉर्टकट्स को कर सकते हैं और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट हम करते रहें, चाहे वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500 रुपए की क्यों ना हो। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सी अमेजिंग बुक्स लिखी जा चुकी हैं जिन्हें आप गीगल एप्लीकेशन में हिंदी में पढ़ या सुन सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए जीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म यूज भी कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। थर्ड, विप्रो के फाउंडर और इंडिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक अजीम प्रेम जी अपनी सिंपल लाइफस्टाइल के लिए बहुत जाने जाते हैं। वो आज भी इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करते हैं और नॉर्मल होटल्स में रहते हैं। इनफैक्ट 2020 में तो उन्होंने ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपए चैरिटी में डोनेट कर दिए और ऐसा वो कई बार करते आए हैं। इससे हमें ये लेसन मिलता है कि आज की मटेरियलिस्टिक या तो मोह माया वाली दुनिया में हमें अपने लाइफस्टाइल में एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम अपने ड्रीम को चेज ना करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम वही चीजें खरीदें जिसकी हमें वाकई में जरूरत है और जो हमारे लिए आगे चलकर काम आए और एक एसेट बन जाए, ना कि एक लायबिलिटी। 4, हम में से कई लोगों को ये याद होगा कि हम कैसे बचपन में गुल्लक या फिर पिगी बैंक में पैसे सेव किया करते थे और एक बार उस गुल्लक के भर जाने पर उस पैसे से हम एक पसंद की चीज खरीदते थे। अगर हमारे पास अभी अपने फेवरेट गैजेट्स या कार खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो हम धीरे धीरे और बहुत पेशेंस से इसके लिए पैसे सेव कर सकते हैं और इन चीजों को खरीद सकते हैं, ना कि जल्दबाजी में लोन लेके या बाय नाउ पे लेटर वाले ऑप्शंस यूज करें। ये आदत हमें लोन और क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में पड़ने से बचाएगी और हम अपने बहुत सारे पैसे लोन्स के इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च होने से बच पाएंगे। इसके साथ ही हम कुछ भी खरीदने से पहले एक सिंपल और इफेक्टिव रूल को फॉलो कर सकते हैं जिसे कई सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। ये रूल कहता है कि इफ यू कांट बाय इट ट्वाइस यू कांट अफोर्ड इट। यानी हमारे पास कम से कम इतने पैसे तो होने चाहिए कि हम उसी चीज को 2 बार खरीद पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई फोन लेना चाहते हैं और जस्ट इमेजिन करो कि वो फोन खरीदते ही टूट जाता है, तो क्या आप बिना कोई टेंशन के दूसरा फोन उसी वक्त खरीद सकते हो या नहीं? अगर हाँ तो वो आपकी लिमिट में है और अगर नहीं तो फोन मत लो, क्योंकि अगर आप ये फोन ले लोगे तो आप अपनी फाइनेंशियल लिमिट्स में खेल रहे हो। 5, लास्ट एंड सबसे सिंपल सोल्यूशन है बजटिंग। और अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए हमें अपने खर्चों को किसी नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है। आज कई एप्लीकेशंस अवेलेबल है जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। सबसे सही मेथड जो मुझे लगता है वो ये है कि गूगल शीट में आप इस तरीके से 4 सेक्शंस बनाएं, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड में दिए गए हैं, और फिर अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लायबिलिटीज को हर महीने ट्रैक करें। दोस्तों, इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स का जरूर शेयर करें
स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप में जो